चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। तो भाई जल्दी से जुड़ जाओ, 7 बज चुके हैं और आज की करंट अफेयर की क्लास में हम कुछ जो पुराने करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, जो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो नजर रखिएगा इधर। शुरू करते हैं बिना समय गुजारे। पहला ही क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर डाला है, आप ध्यान से पढ़ेंगे कि हाल ही में विश्व बैंक में भारत के अगले कार्यकारी निर्देशक के रूप में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है भाई? तो ध्यान रखना है आपको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है नीलकंठ मिश्रा को। किसको अपॉइंट किया गया है? नीलकंठ मिश्रा को। इससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए भाई, जाने माने अर्थशास्त्री हैं नीलकंठ मिश्रा जी, जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और विश्व बैंक में वो भारत, बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए की गई है? 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और ध्यान रहे इस पद पर नियुक्ति से पहले वह एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल में वैश्विक अनुसंधान प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। और वे इस पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, जिनका नाम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। तो किसका स्थान लेंगे? परमेश्वरन अय्यर का ये स्थान लेंगे। कौन? नीलकंठ मिश्रा जी। विश्व बैंक में इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। अब मुझे कोई बता दे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हैं? कब हुई थी भाई विश्व बैंक की स्थापना? तो विश्व बैंक की स्थापना याद रखिएगा 1944। कब हुई थी? 1944। और हेडक्वार्टर याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है भाई, ध्यान रखिएगा। और इस समय पर जो प्रेसिडेंट हैं इसके 14वें प्रेसिडेंट के तौर पर, इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं वो 14वें हैं, 14th। और इनका नाम है अजय बंगा। तो विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? उद्देश्य क्या था विश्व बैंक का? अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना की गई थी एक तो सबसे पहले गरीबी उन्मूलन के लिए। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए की गई थी। और दूसरी बात, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी मदद मुहैया कराना। तो ये इसका मकसद है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद बढ़ जाइए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। पढ़ेंगे और जिनको भी पता है वो आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पढ़िए इधर ध्यान से। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा शुरू की गई क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जीएससीओ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और जोखिमों की पहचान करना, है ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा इससे संबंधित जो न्यूज है। जो जीएससीओ है भारत और यूके का एक द्विपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और विश्लेषण और उसका सुदृढ़ीकरण करना है।
ध्यान दीजिएगा, इसका संचालन टैक्समैन और आईआईटी धनबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है ना। आईआईटी धनबाद भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें वो है आईआईटी धनबाद और यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और टैक्समैन के द्वारा इसको जो है संयुक्त रूप से संचालन इसका किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। तो भाई जो ये लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल, ग्रेफाइट, मतलब कहने का कि जिनका उपयोग हम ग्रीन एनर्जी में ज़्यादातर करते हैं, ग्रीन एनर्जी में जिसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, वो ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्लियर हो गया। चलो तो बढ़ जाऊं आगे, कौन कौन संचालन कर रहा है। आईआईटी धनबाद याद रखिएगा, पेपर में सवाल बनेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय परिसर इंडियन कैंपस स्थापित करने जा रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो भारत में बेंगलुरु में अपना पहला इंडियन कैंपस शुरू करने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, कौन सी, लिवरपूल यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस शुरू करने जा रही। क्योंकि आपको पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, इसके माध्यम से शिक्षा को वैश्विक बनाने पर जोर दिया गया है। वैश्विक बनाने पर शिक्षा को जो जोर दिया गया है ना, भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है। ये कह सकते हैं आप कि जो एनईपी 2020 है, इसके माध्यम से भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है और साथ ही साथ जो विश्व के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके भारत में कैंपस खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना है। ठीक है जी, तो ये भी उसमें टर्म है। तो उसी के तहत जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, इसका एक इंडियन कैंपस खुलने जा रहा है। कहां पर, बेंगलुरु में ये कैंपस खुलने जा रहा है। किस यूनिवर्सिटी का, लिवरपूल यूनिवर्सिटी का। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगले 5 वर्षों में लगभग 5000 छात्रों का नामांकन करने का इनका उद्देश्य है और पहला जो बैच होगा वो अगस्त में इनका शुरू होगा। पहला बैच कहां पर शुरू होगा, अगस्त में। शुरुआती चरण में इसके अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और गेम डिजाइन, फाइनेंस और बायोमेडिकल साइंस वगैरह पर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज अभी यहां पर शुरू होंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही 99th रामसर जो साइट है वो डिक्लेयर की गई थी। कहां पर, अलीगढ़ में। जो अलीगढ़ की शेखा झील है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 99th के तौर पर। अब 100th जो रामसर साइट है, जो 100वीं रामसर साइट है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही डिक्लेयर कर दी गई है। वो भी उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर की गई है। कौन सी है, तो वो है आपका सुरहाताल। सुरहाताल को जो कि जिसे आप जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, इसको जो है 100वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर साइट हो चुकी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट किस स्टेट के अंदर है, तो अभी भी तमिलनाडु का नाम बरकरार है। अपनी 20 रामसर साइट्स के साथ तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रामसर साइट लिए हुए है और भारत में कुल 100 रामसर साइट की संख्या हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में भारत तीसरे नंबर पर आता है 100 रामसर साइट्स के साथ। ठीक है जी,
इससे पहले यूके और मैक्सिको है। पहले पर यूके, दूसरे पर मैक्सिको है, तीसरे पर है इंडिया। ध्यान दीजिएगा 5 जून पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस था। इसी के मौके पर बलिया जिले में पड़ता है भाई, बलिया जिले का जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे आप सुरहाताल के नाम से भी जानते हैं, उसे 100वां रामसर स्थल डिक्लेयर किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास यहां पर स्थल है, प्राकृतिक झील है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भाई इधर। और ये क्या पूछ रहा है जी आपसे, ये पूछ रहा है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल वाहन कौन सा लॉन्च किया है। तो अभी आपने देखा होगा भैया, वैगनआर को लॉन्च किया गया है, फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर लॉन्च की गई है। इधर देखो थोड़ा सा, फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर लॉन्च की गई है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो अभी आपने सुना होगा कि पेट्रोल के अंदर आप एथेनॉल मिक्स करके देते हैं, 20% लगभग जो सामान्य पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% एथेनॉल होता है। अब ये जो गाड़ी डिजाइन की गई है, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि अगर एथेनॉल की मात्रा को 20% से बढ़ा करके 80% तक भी कर दिया जाए तो इसके इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना होगा, ये कुछ दिन पहले बवाल मचा था कि 20% जब एथेनॉल की बात सामने आई तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, हमारी गाड़ियों के इंजन ख़राब हो रहे हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए अगर 20 से बढ़ा करके 80% तक भी अगर आप कर दोगे, 80-85% एथेनॉल तक कर दोगे, तो भी ये गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी क्षमता के साथ ये अपना काम करेगी। और आगे 100% एथेनॉल इस्तेमाल करने की दिशा में भी इस इंजन को डिज़ाइन किया जाने का प्रयास चल रहा है। अब इसका फायदा यह है कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो भारी कटौती होगी कार्बन उत्सर्जन में, इसका मतलब पॉल्यूशन में कमी आएगी। ठीक है, और एथेनॉल आपको पता है मक्का और गन्ने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे किसानों को भी मदद मिलने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, चलिए, ऐसा नितिन गडकरी साहब का कहना है। ठीक है, अब कितना मदद किसानों को मिल रहा है ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम ही है। तो बाकी तो बात ये गडकरी साहब की बात कर रहे थे हम कि किसानों को, है ना। हाँ, वैसे किसानों की आय दोगुनी हो गई है, ये तो प्रधानमंत्री साहब का भी कहना था। तो खैर उधर नहीं जाते हैं, उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। हालिया पटल पर, जमीनी पटल पर स्थितियां अलग हैं, लेकिन हम चूंकि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमें किताबी थोड़ा सा रहना पड़ेगा, तो इसलिए हम आउट ऑफ जोन नहीं जा रहे। भाई मुद्दे पर लौट के आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में युवा विकसित भारत युवा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? युवा विकसित भारत मेरा भारत कहां पर किया गया है भाई? तो ये सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया भाई? नई दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में यह सम्मेलन किया गया है। कहां पर? त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में ये किया गया। और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया, मतलब इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन भी खेल जो आपके मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें देश भर से 6000 से अधिक युवा जो छात्र या फिर एंटरप्रेन्योर रहे या कंटेंट क्रिएटर रहे, वो सब इसमें जो है शामिल रहे। ठीक है जी, एक और इसको देखिए, अच्छा सवाल है। हाँ, हाल ही में विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन बनी है? मालूम हो तो बताइए, फटाफट से आंसर कर दो।
तो भाई जो 57 किलोग्राम की बात हो रही है, 57 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो भाई 57 किलोग्राम में वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में नाम है जैस्मिन, ठीक है भाई, किसका नाम है? जैस्मिन लंबोरिया, जैस्मिन लंबोरिया का नाम है। जो निखत जरीन है, निखत जरीन का 51 किलोग्राम में विश्व में चौथा नंबर है, 51 किलोग्राम में ये 4th नंबर पर है। वहीं पर लवलीन की बात करें तो लवलीन 75 किलोग्राम में 7वें नंबर पर है, 75 किलोग्राम वर्ग में 7वें नंबर पर है, ठीक है। और जैस्मिन लंबोरिया पहले नंबर पर है 57 किलोग्राम में, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा इधर, 57 किलोग्राम भार में शीर्ष स्थान पर रही हैं जैस्मिन लंबोरिया। और इनके साथ साथ हाँ, एक और नाम याद रखिएगा, 48 किलोग्राम में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में। 48 किलोग्राम में मीनाक्षी का नाम है और 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया का प्रथम स्थान है। बाकी जो दो और ऑप्शन थे, निखत जरीन का मैंने बताया आपको विश्व में चौथा नंबर है, और इधर नाम बताया लवलीन का, जिनका 75 किलोग्राम वर्ग में 7वां नंबर है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दो इधर, करेंगे आंसर फटाफट। हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी कौन है? तो प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी थे भाई कौन? बलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, नाम गलत लिखा है यहां पर, बलविंदर सिंह धालीवाल है, बलविंदर सिंह धारीवाल, ठीक है, बलविंदर सिंह धारीवाल। इधर देख लो, 67 वर्ष की आयु में शॉटपुट प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, बाबा बलविंदर सिंह धालीवाल, इनका निधन हुआ। और इन्होंने 1982 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, और इसके अलावा 1981 से लेकर के 92 के बीच 10 बार राष्ट्रीय शॉटपुट चैंपियन भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, 1983 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड इनको मिला, और साथ ही साथ 1987 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। अगर मालूम है तो 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई ये सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है खेत बचाओ अभियान, है ना, तो स्पष्ट कर देता हूं पहले ही। तो इसका मकसद है किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, और जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, जो भी उसको मिनरल्स की आवश्यकता है उस दिशा में काम करना है, उस दिशा में काम करना है। क्योंकि मिट्टी की स्थिति डे बाई डे खराब हो रही है। जिस तरीके से हम यूरिया और अलग तरह तरह के जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चलते हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति में गिरावट आ रही है। उसी को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया 1 जून से लेकर के 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। जिसका जो शुरुआत किया गया वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आपको मालूम होगा। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इसकी शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया है, मिट्टी की लगातार घटती उर्वरता शक्ति को बचाना और खेती में लगने वाली भारी भरकम लागत को कम करना।
देखिए भारी भरकम जो लागत है आजकल खेती में, उसको कम कैसे होगी? जब तक हम जैविक खाद की तरफ नहीं लौटेंगे, जैविक खेती की तरफ जब तक हम नहीं लौटेंगे, तब तक फसल की जो कीमत है वो दोगुनी पहुंचती ही रहेगी। जो कीमत है, जो फसल की कीमत तो हमें मिलती नहीं है, फसल को उगाने में जो हमारा खर्चा हो जा रहा है, जो एक्सपेंस हो जा रहा है, वो दोगुना है। फसल को बेचने के बाद कई बार तो पता चलता है किसान उल्टा घाटे में आ गया है। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। कारण है उसके पीछे, आप इतना जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फर्टिलाइजर से आपकी जमीन की उर्वरता शक्ति गिर रही है। उर्वरता शक्ति गिरने के साथ साथ प्रोड्यूस कम होगा, और जब प्रोड्यूस कम होगा, मार्केट में प्रॉपर दाम, एमएसपी तो आपको पता ही है क्या स्थिति है, तो उस पर मुझे बोलना उचित है ही नहीं। मार्केट में किस दाम पे आप बेच रहे हैं, ये भी आपसे छिपा नहीं है। क्या होगा? नुकसान। तो इसका सीधा सा मतलब, अगर आप जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो सीधा सा है, इसके माध्यम से प्रोड्यूस बढ़ेगा। प्रोड्यूस बढ़ेगा, जो हमारे जिन्हें हम किसान का मित्र कहते हैं, केंचुए, उस फर्टिलाइजर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मिट्टी के अंदर वो भी खत्म हो रहे हैं। मिट्टी के जो मिनरल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। इससे लगातार हमारे उर्वरता शक्ति को नुकसान पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर। हाल ही में भारत, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन व्यापार और निवेश फोरम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भाई ये किया जा रहा है कहां पर? इंदौर में। इंदौर में भारत और लैटिन अमेरिका कैरिबियन व्यापार और निवेश फोरम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता या जिसको लीड करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। 6 जून को इस व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 को किया गया। इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में इसका आयोजन किया गया, और इसमें 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि, इन्वेस्टर, साथ ही साथ उद्योगपति और व्यापार विशेषज्ञ शामिल होंगे। मतलब कहने का कि उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या, मिलेगा क्या, इससे फायदा क्या होने वाला है? तो फायदे पर नजर डालिए। इससे क्या होगा कि भारत और लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों के बीच व्यापारिक एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भारत और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम है, और इस व्यापारिक सर्कल में मध्य प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। इतनी सी बात है, मोटे तौर पे समझो तो। आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की गई भाई? हाँ, 2026 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी की गई भाई अजरबैजान के द्वारा। ध्यान दो इधर, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 2026 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। आपको पता होगा उसी दिन जो है 100वीं रामसर साइट भी घोषित की गई थी, है ना। और इसकी मेजबानी किसने की? अजरबैजान ने की। और जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे, वो कार्यक्रम अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किए गए। इसकी थीम पेपर में जरूर पूछी जाती है, इंपोर्टेंट भी है। थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। थीम को जरूर याद रखिएगा। जो जलवायु परिवर्तन की तत्काल चुनौतियों और
प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित रहा। ठीक है, तो आज के थे ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल। एक एक क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से, समझदारी से आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और इनका जो कलेक्शन है वो आपको रेडियन लर्न स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की PDF रेगुलरली उसमें अपलोड कर दी जाती है। अगर आप वीकली या फिर मंथली मैगज़ीन या फिर मंथली क्वेश्चंस के कलेक्शन की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो रेडियन लर्न स्मार्ट का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर भी उपलब्ध कराया जाता है। तो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।